अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राहुल गांधी का दावा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ है। ये क्या है? दरअसल ये भूगर्भीय प्लेट है। जब ये मूव करती हैं और आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है। भूगोल में इस शब्द का इस्तेमाल होता है टेक्टोनिक शिफ्ट। भूगर्भीय प्लेटों का जब चलती हैं और टकराती हैं तो भूकंप आता है। वैसे सामान्यतः पृथ्वी 7-8 भूगर्भीय प्लेटों पर आधारित है और इनके शिफ्ट को टेक्टोनिक शिफ्ट कहा जाता है। राहुल गांधी का ये दावा है कि यूपी में ऐसा हो गया है राजनीति में, और उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी बहुत मजबूत है, उनका संगठन बहुत मजबूत है और उत्तर प्रदेश जो है वो राजनीति को बदलने वाला प्रदेश है और यूपी बदलाव चाहता है। राहुल रायबरेली के अब परमानेंट सांसद हैं, वायनाड छोड़ दिए और उन्होंने उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक बात की है कल एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में। उसके बाद से ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस का अब सारा फोकस सिर्फ उत्तर प्रदेश में होने वाला है। समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन है और ये गठबंधन अभी तक कंटिन्यू है। बीजेपी के सामने एक नया पॉलिटिकल थ्रेट है। बीजेपी जो एक बार धोखा खा चुकी है, क्या दोबारा वो ऐसा होगा उनके साथ, या बीजेपी इस चूक को ठीक करेगी? आज चर्चा का विषय इसी सब्जेक्ट पर आधारित है। बहनों भाइयों, देश की राजनीति को उत्तर प्रदेश बदलता है। राहुल गांधी को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने कल सार्वजनिक रूप से एक टेलीविजन चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ये बात कही, और यह ऐसा उनके फैसलों से भी दिखा कि अब वो रायबरेली में सांसद के तौर पर काम करेंगे। उत्तर प्रदेश देश की राजनीति को क्यों बदलता है? जब ये लोग बात कहते थे, एक बड़ा प्रचलित एक लाइन थी कि उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ का रास्ते होकर ही दिल्ली का रास्ता जाता है। तब लोगों को लगता था कि ये बात सिर्फ एक शायद जुमला हो या एक शब्द हो या कही गई बात हो, लेकिन इस बार वो बात प्रमाणित हो गई। भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को उत्तर प्रदेश ने रोका और उसके सबसे बड़ी पॉलिटिकल बेनिफिशियरी पार्टी रही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। सर्वाधिक नुकसान किसको हुआ? भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर में भी, सीटों में भी, और बहुजन समाज पार्टी का, जिससे कि उसका वोट शेयर आधे से ज़्यादा घट गया। 19% से उनका वोट शेयर घटकर अब महज 9% के आसपास रह गया। तो राहुल गांधी ने इसको टेक्टोनिक शिफ्ट का नाम क्यों दिया है? इसके पीछे का कारण क्या है? मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये भूगर्भीय जो गतिविधियां होती हैं उनमें इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। राजनीति में वैसे नहीं किया जाता था, लेकिन इतने बड़े परिवर्तन को वो टेक्टोनिक शिफ्ट मानते हैं और ऐसा उनका मानने के पीछे कारण भी होगा। 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 में भी बीजेपी से हारे। 4 बार बीजेपी से इसी उत्तर प्रदेश में बहुत करारी शिकस्त का सामना करने के बाद अब जब जीत मिली है तो उसे टेक्टोनिक शिफ्ट का नाम दे रहे हैं। देना लाजमी भी है। बहन भाई, एक हार के बाद लोग टूट जाते हैं, 2 हार के बाद खड़े नहीं हो पाते, तीसरी हार के बाद लेट जाते हैं और चौथी हार के बाद लड़ना बंद कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लड़ी और बीजेपी को यूपी में रोकने और हराने में कामयाब रहे। लेकिन क्या ये आगे कंटिन्यू होगा? नेक्स्ट मुकाबला, जैसा कि कल के हमने डिबेट में कहा था कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर अगला मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन ये बाई इलेक्शन है और इसको हम बाई इलेक्शन की तरह ही देखें। अगला बड़ा मुकाबला होगा 2027 में और उसके पहले पंचायत चुनाव। 2027 तक अगर ये गठबंधन और ये वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां और ऐसा माहौल अगर कंटिन्यू रहता है तो बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस, बड़ी पॉलिटिकल ट्रेजेडी उसके सामने खड़ी है, जो उसे 24 में पराजय के रूप में मिली, अब 27 में भी मुंह बाए खड़ी हुई है। तो क्या बीजेपी ये विपत्ति और आपदा को 3 साल आने का वेट करेगी, इंतज़ार करेगी, या फिर इसका कोई मुकम्मल इलाज करेगी? जिन मुद्दों को लेकर, जिन मसलों को लेकर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, क्या उसे इस बात का इल्म है, पता है, इल्हाम है कि हमारी हार क्यों हुई है? और क्या बीजेपी अपनी वर्तमान राजनीतिक गतिविधियों में परिवर्तन करेगी, कोई बड़ा मेगा शिफ्ट करेगी ताकि वो पिछड़ों के और दलितों के ज़्यादा करीब खुद को दिखाने की कोशिश करे? वर्तमान हालात ऐसे हैं कि बीजेपी के समक्ष चुनौतियों का अंबार लगा हुआ है। एक कंफर्टेबल विन उत्तर प्रदेश में नहीं है। उसके पीछे कई कारण ये हैं कि जो लोग लाखों वोट से जीता करते थे वो हजारों के लिए घिसटते हुए दिखे, और जो लाख से जीता करते थे वो हार गए।
तो इस बार का राजनीतिक उत्तर प्रदेश का वातावरण बदला हुआ है। क्या बीजेपी खुद के भीतर बदलाव लाएगी? अब जब राहुल गांधी का यह ऐलान है कि देश की राजनीति को उत्तर प्रदेश बदलता है और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उनकी पार्टी और गठबंधन चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। ये कोई सामान्य किसी पार्टी के अध्यक्ष का बयान नहीं है, ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, इसलिए इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तो क्या उत्तर प्रदेश की तैयारियां 3 साल पहले ही शुरू हो गई हैं? और क्या गठबंधन अपनी बात जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहा है और आगे भी रहेगा? और बीजेपी के पास क्या राहुल और अखिलेश का ये जो डेडली कॉम्बिनेशन बना है, विशेष तौर पर दलितों और पिछड़ों के बीच, क्या बीजेपी इसका मुकाबला कर पाएगी? क्या उनके पास कोई हथियार है जिससे वो इनका सामना करेंगे, या फिर बीजेपी 3 साल इसी तरह के माहौल को काटेगी? आज चर्चा इसी विषय पर। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने कमाल करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव में हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के मुद्दों को उठाती रही, लेकिन जनता ने सिरे से उन मुद्दों को नकार दिया। नकारात्मक राजनीति को देश ने, उत्तर प्रदेश ने नकार दिया है और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन आने वाले समय में और कमाल करेगा। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही हराता रहेगा। उत्तर प्रदेश की जनता को जिस तरह से गठबंधन के लोगों ने भरमाने की कोशिश की, वो बार बार नहीं चलता। काठ की हांडी, झूठ की हांडी एक बार चलती है। जनता अब सच्चाई समझ रही है। जनता को मालूम है कि सच्चा विकास किसके साथ है और सुरक्षा किसके साथ है, सुशासन किसके पास है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन कैसे चलता है, ये किसी से छिपा नहीं। कैसे दोनों के हित टकराते हैं, ये किसी से छिपा नहीं। नफरत की जगह मोहब्बत के जीतने की शुरुआत हुई है और ये कारवां चलता रहेगा। इंडिया गठबंधन जारी रहेगा, उपचुनाव में भी और आने वाले समय में भी, क्योंकि श्री अखिलेश यादव जी ने और श्री राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छे तरीके से इस गठबंधन की केमिस्ट्री को बनाया है। बहनों भाइयों, आज के हमारे साथ पैनल पे मेहमान हैं आलोक अवस्थी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय वीर सिंह, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। मनोज यादव समाजवादी पार्टी से हैं। और देवकी नंदन मिश्रा, जाने माने पत्रकार। और वीरेंद्र सिंह जी, हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आलोक अवस्थी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं और मेरा पहला प्रश्न है आपसे, राहुल गांधी की इन चुनौतियों का मुकाबला आपकी पार्टी किस तरह से करेगी? और जिस टेक्टोनिक शिफ्ट का वो जिक्र कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उस टेक्टोनिक शिफ्ट का भूकंप महसूस किया है? ओके, आलोक जी के पास मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही, हम उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उमाशंकर जी, ये टेक्टोनिक शिफ्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना और ये कहना कि देश की राजनीति को हम उत्तर प्रदेश से बदलेंगे, अभी तो सिर्फ 6 सीट जीते हैं और इतने बड़े दावे। ब्रजेश जी, पहली बात तो आप 6 सीट की बात मत करिए। हमने 43 सीट्स इंडिया अलायंस के साथ मिलकर जीती। हमारा और समाजवादी पार्टी का एक ग्रैंड अलायंस था जिसने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद कर दिया। और ये टेक्टोनिक शिफ्ट ही है। एक पहाड़, एक महाद्वीप, एक बड़ा माउंटेन भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर लद गया है, जो अब उतरने वाला नहीं है। इस पहाड़ को पार कर पाना अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के लिए 6 सीट जीत के टेक्टोनिक शिफ्ट का नाम फिर दे आप रहे हो। 6 सीट कह रहे हैं, हम 43 कह रहे हैं। मुझे कोई एतराज नहीं, आप नगीना वाली भी जोड़ लो, मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ, तो हमने आप 2-4 आलोक अवस्थी छीन लाओ, हमें क्या एतराज है? जो हमने जीती है ये आप अपने बचा लो। एनडीए बनाम इंडिया है और हम 17 पे लड़े, हम 6 जीते, उस पे जाने की जरूरत नहीं है। अब तो मोदी जी भी एनडीए कर रहे हैं। अब तो एक अकेला सब पर भारी जैसे जुमलों से अलग हो गए हैं। अब तो वो नहीं कह रहे हैं कि मोदी की जीत है, ये मोदी है। अब तो वो भी एनडीए कर रहे हैं। तो हम तो इंडिया थे, वो मोदी से एनडीए पर आ गए हैं। ये टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ है ब्रजेश जी। अब जो उनके सहयोगी हैं, एक माले में राजनाथ सिंह जी को भी नहीं आने देते थे। जेपी नड्डा डरते हुए कभी माले के अंदर आते थे, कभी माले से बाहर भाग जाते थे। राजनाथ सिंह जैसा विशाल व्यक्तित्व माले के अंदर आता था और डर के भाग जाता था। अब ये नहीं हो रहा है। ये टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ है जिसको राहुल जी ने बताया। और ये कहां से हुआ है? उत्तर प्रदेश से हुआ है। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी का जो एक
ईमानदारी वाला जो उनकी छवि है उसको जनता ने तो समझा भैया है। यहाँ largest नफरत के पार्टी खिलाफ है। जो मोहब्बत की बात करते हैं, जो प्यार और भाईचारे की बात करते हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, जो आपस में मिलकर विकास की बात करते थे, उसको जनता अब थोड़ा ने, उत्तर interaction प्रदेश हो की जाए। जनता ने स्वीकार Okay, कर लिया। interaction हो जाए। इसलिए ये टेक्टोनिक शिफ्ट है, Okay। इसलिए हमारी विजय है। अब आप मुझे बताइए कि अभी तो 3 साल बाकी है और राहुल गांधी कह रहे हैं अभी चुनाव आ गए, और जबकि आपके लार्जेस्ट पार्टनर यानी समाजवादी पार्टी का अभी इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं है, आप आगे बढ़ के खेल रहे हैं सिर्फ 6 सीट लेके। नहीं, हम 27 तो बहुत दूर है अभी। हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, और ये भी तय ये कर नारा दिया आप है तो लगा रहे हो, कि मैंने तो कोई सवाल नहीं हम उठाया। साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। किसी के पेट में कोई मरोड़ नहीं होना चाहिए। ये लंबा गठबंधन है। ये टेक्टोनिक शिफ्ट जब होती है, जब टेक्टोनिक शिफ्ट पहले हुआ तो वो जो उससे पहाड़ और महासमुंदर महाद्वीप बने, वो स्थायी भाव में है ब्रजेश जी, वो अस्थायी रचनाएं नहीं है। 7 महाद्वीप बने टेक्टोनिक शिफ्ट थे तो वो हैं, समंदर बने तो वो हैं। अब ये गठबंधन है, इसने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के अहंकार को ध्वस्त करने का कहीं काम ऐसा किया तो है। नहीं कि आप ये लोग- कंटिन्यू चलेगा। बीजेपी कम सपा के लिए ज्यादा पॉलिटिकल थ्रेट बन जाए? थ्रेट नहीं है। जहां विश्वास होता है, जहां भरोसा होता मनोज है, जहां चौकन्ने हो रिश्ते गए। होते हैं, जहां मोहब्बत होती जी। है, वहां थ्रेट नहीं होता ब्रजेश जी। थ्रेट तो वहां पे है। पता नहीं कब नीतीश जी इधर से उधर शिफ्ट कर जाए, चंद्रबाबू नायडू का जमीर कब जग जाए, वहां शिफ्ट होने के चांस हैं, क्योंकि वो ऐसा अलायंस है जो स्वार्थ पर आधारित। ऑलराइट, मैं आलोक हमारा अवस्थी को इनवाइट अलायंस करता हूं। देश थैंक को यू बचाने पांडे के जी, लिए शुक्रिया। आलोक जी धन्यवाद आपका। राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया कल एक चैनल को इंटरव्यू, और उन्होंने कहा लड़ाई अब उत्तर प्रदेश में होगी, और टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ है सर, टेक्टोनिक शिफ्ट। वैसे आंकड़े भी ये कहते हैं कि शिफ्ट तो बहुत बड़ा हुआ है। अब आपको कितना भूकंप का झटका लगा ये बताओ। देखिए ब्रजेश जी, हम तथ्यों पे बात करेंगे। तथ्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। 240 सीटें उसको मिली हैं। कांग्रेस को मात्र 99 सीटें मिली हैं। 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी रुकी है। तो कितना शिफ्ट हुआ है टेक्टोनिक, यह संख्या बता रही है। चुनाव पूर्व जो सबसे बड़ा गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी का है, और उसको जनता ने पूर्ण बहुमत से अधिक सीटें दी हैं। हम 293 सीटों से अधिक आकर के, अब तो हमारे साथ और भी 10-12 लोग जुड़ गए हैं, 303 पे पर पहुंच गए हैं। तो कौन सा टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ है, मैं जानना चाहता हूं। हाँ, मैं ये जरूर जानना चाहता हूं कि श्रीमान राहुल गांधी जी ने वायनाड की सीट छोड़ी है तो कहा है कि टेक्टोनिक शिफ्ट हुई है, प्रियंका वहां जाके लड़ेंगी। तो उनको किसने रोका था अमेठी से चुनाव लड़ने में? क्यों राहुल गांधी जी ने पीठ दिखाई और अमेठी से चुनाव नहीं लड़े, और किन परिस्थितियों में वहां से भागे? तो यह भी कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। तीसरी बात, सुनने में यह भी आ रहा है कि राहुल गांधी जी नेता विरोधी दल, जो कि पिछले 2 लोकसभा के चुनावों में उनको नहीं मिल पाया था, इस बार उनको सीटें मिली हैं, उनको मिल सकता है, उसके लिए वो तैयार नहीं है। यानी कि जब जिम्मेदारी उठाने का वक्त आता है तो उनके नेता फिर पलायन करने की बात करते हैं। और मैं एक बात और कहूंगा कि देश के अंदर ये चुनाव लगातार हो रहे हैं। 58 चुनावों में मात्र 8 चुनावों में कांग्रेस विजयी रही है, बाकी जगहों पे उसकी हार हुई है। 4 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, अभी लोकसभा के साथ जो चुनाव हुए हैं, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और हमने जो अरुणाचल प्रदेश, हमने सरकार बनाई है, एनडीए के वहां पे घटक दल है, और उड़ीसा से में तो हमने 2-3 मेरे सवाल हैं आपसे, 2-3 सवाल हैं। उत्तर प्रदेश की हार से आपने कुछ सीख लिया, कोई सबक लिया, और क्या खुद में बदलाव, अपनी राजनीति में और अपने मुद्दों में बदलाव के लिए आप तैयार हैं या नहीं? देखिए, हमने निर्बाध रूप से और किसी भी पंथ में, जाति में और धर्म में बंट करके हमने विकास कार्य को रोका नहीं। हमने विकास सबके लिए किया था। जिन परिस्थितियों की वजह से चुनाव में हमको कुछ सीटें कम मिली हैं, हमारा वोट परसेंटेज भी गिरा है, हम उसके हमने कमेटी बनाई है जो जांच कर रही है, सारे लोकसभाओं से रिपोर्ट मांगी जा रही है। निश्चित रूप से हमने जहां जहां कमियां हमको नजर आएंगी उसको हम ठीक करेंगे। लेकिन हम चुनाव एक करके हम घर में बैठने वाले लोग नहीं हैं, और जो लोग गाल फुला के, गाल बजा बजा के जो यहाँ पर जो है एक नृत्य का जो है वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार में क्या झांकना चाहिए आप था कि अपने 2014 काम के में बाद से सरकारों खाते के नहीं खुल रहे थे कामकाज उनके। के, चाहे वो लखनऊ की कार्यप्रणाली हो या दिल्ली की कार्यप्रणाली हो,
आप अपने कामकाज में परिवर्तन करने और उसे रीअसेसमेंट के लिए तैयार हैं कि आप यूपी में इतनी ज़्यादा सीटें आपकी क्यों गई और आपका वोट प्रतिशत इतना कम क्यों हुआ? आप उस पर कुछ विचार करोगे या नहीं करोगे? ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी देश को सुदृढ़ बनाने के लिए, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, गरीबों के उत्थान करने के लिए और गरीबों के कल्याण करने के लिए क्या कहते हैं समर्पित पार्टी है और हम इन नीतियों को नहीं छोड़ेंगे। झूठ के नैरेटिव विपक्ष ने गढ़ने में कामयाब हुए हैं कुछ जगहों पे, हम उसका जवाब देने में सक्षम होंगे। मुझे लगता है कि आगे आने वाले चुनाव में अभी 10 विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं जी। विपक्ष को उसमें जवाब मिल जाएगा। ऑल राइट, मैं मनोज यादव को इनवाइट करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी ने एक बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन आपके सामने चैलेंजेस भी उतने बड़े हैं। चैलेंजेस जो मुझे लगता है कि जो जीत है और जो मुद्दे हैं उनको आप सस्टेन कर पाएँ, आप कैसे कर पाएंगे? दूसरा, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। ये आपकी पार्टी को थोड़ा सा असहज नहीं करता? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई वो नहीं है। और जीत की बधाई दी, उसके लिए आपका धन्यवाद। और कांग्रेस का भी ये दायित्व है कि कांग्रेस भी अपनी खोई हुई ज़मीन को ढूंढे, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, कर्नाटक में हो, जो भी स्टेट है आपके प्लाट की बाउंड्री है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम वो 3 कानून जो बाउंड्री तोड़ के ला रहे थे, मेड़ तोड़ के जो एक करने की कोशिश कर रहे थे, वो हमने वापस करवा दिया। वो किसानों के योगदान बलिदान के बारे में सबको पता है। देखिए, एक नई राजनीति जिसपे नरेंद्र मोदी ने बड़े अहंकार से कहा था कि हमने गठबंधन की राजनीति, तो ये मतलब बोला नहीं, लगभग वही आ गया था। जो ये देश तमाम सारी विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न भाषाओं का, बोलियों का, खान पान का एक देश है, उसमें गठबंधन की सरकार बड़ी आवश्यक होती है। और जब गठबंधन की सरकार होती है तो सब औकात में रहते हैं। औकात शब्द मैं जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि सुनने वालों को ये सुनने के बाद थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है कि शायद हाँ, अब ठीक है, हम औकात में आ गए। टूटेगा तो जवाब मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, एक सेकंड आलोक जी, प्लीज वेट। हाँ, अरे देखा, मैंने इसीलिए कहा अपनी बात बड़ा आनंद आता है भाषा का जब नहीं, एक सेकंड रुकिए। हाँ, अपनी बात गंदगी उतारना चाहते हैं, उसमें गंदगी भाई उतर के जवाब एक सेकंड। हाँ, मैंने किसी को युवराज नहीं कहा, मैंने किसी को आप चुनावी मोड से निकलो ना, मुद्दे पर आओ। उन सब चीजों पे नहीं कहा ना, इसलिए थोड़ा बुरा नहीं लगना चाहिए। मुद्दे पर बात है। तो जो गठबंधन की पॉलिटिक्स ब्रजेश जी आ गई है, इससे देश के उन नौजवानों का भविष्य बेहतर होने जा रहा है जिन नौजवानों का भविष्य बीजेपी ने बेहतर से जगह बदतर कर दिया। अभी उसका नीट भी एक विषय है, उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती भी उसका एक विषय। इतने सारे मकड़जाल उस पूरे देश में इस सरकार ने ला दिए कि आपका अलायंस कंटिन्यू करेगा? कंटिन्यू नहीं, ये बहुत आगे तक जाने वाला है। हम इनको नस्तो नाबूद कर देंगे। नस्तो नाबूद मतलब इत्मीनान से बैठने वाला बना देंगे, क्योंकि इतना अहंकार तो मेरे ख्याल से ब्राह्मण को मैंने देखा नहीं है, लेकिन देखा मैंने किसी का इतना अहंकार नहीं। पॉलिटिकल रूप से भाजपा की भी मैंने नहीं देखा, ना अटल जी का देखा, ना राजनाथ सिंह का देखा, किसी का भी इतना अहंकार नहीं देखा जितना अहंकार इन 2 लोगों का देखा। बहुत मेरे ख्याल से भारतीय पॉलिटिक्स में इस पे पीएचडी की जा सकती कि सबसे बड़ा अहंकारी प्रधानमंत्री कौन, तो वो नाम लिख के अयोध्या जीत कर आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो गए? नहीं, अयोध्या, ये देखिए एक बात बताएं, मैंने आपके साथ डिबेट क्या संदेश है अयोध्या का, आप मुझे बताएं। अयोध्या का ये संदेश इसको कैसे डिकोड करती है? बिल्कुल, सबसे बड़ा संदेश ये है अयोध्या का, और जो पूरे देश में गया, दुनिया में गया, कि कोई भी सरकार भगवान को सामने करके चुनाव नहीं जीत सकती है। देश के नौजवानों के, बेरोजगारों के, महिलाओं के और आम जनमानस नागरिकों के जो मुद्दे हैं उन पे सरकार को बात करना पड़ेगा। इस सरकार ने बड़ा भ्रम करने की कोशिश की कि देखो हमने ये कर दिया तो इसके आधार पे वोट दो। अगर ये सरकार ये कहती कि हमने मंदिर तो बनाया, मंदिर हमारा एक आत्मा का विषय था, हमारा निजी विषय था। अवस्थी जी की बात सुनी, उन्होंने कहा बरगला के भरमा के वोट ले लिए। हाँ, वही मैं उसी पे कह रहा हूँ कि मंदिर बताया। क्या आपके जनादेश को ये स्वीकारना ही नहीं चाहते? नहीं, या आपने वाकई में बरगलाया है लोगों को? नहीं, देखिए मैंने बरगलाया नहीं, बिल्कुल नहीं बरगलाया। और मैं बता रहा हूँ, इंडिया अलायंस का पहला और आखिरी मकसद है, जो हमारा घोषणा पत्र है, उसको 2024 से 29 के बीच में इस देश के आम जनमानस तक पहुंचाना, और उसको हम पहुंचा कर रहेंगे। लेकिन बीजेपी को जो दर्द है ब्रजेश जी, वो दर्द बहुत तगड़ा घाव, क्योंकि जो आपने बताया कि जमीन के नीचे जो होती है प्लेट्स ना, वो प्लेट्स कब खिसक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ पहुंच गए इनको पता ही नहीं चला।
अगर पता चल जाता तब तो ये इस तरह ना करते, कुछ और तरीके से चुनाव लड़ते। इनको ये लग रहा था कि सब राम जी करेंगे बेड़ा पार। राम जी उसी के साथ रहते हैं जो जनता के साथ रहता है, जो इस देश के मुद्दों के साथ रहता है। और जो सरकार बनाए हो ना, वो भी हमारे बारे में क्यों कहा था, बैमेंटी सरकार बनाए हो। तो राहुल कैसे गांधी कह रहे हैं कि 48 अब लड़ाई से जीते उत्तर हो? प्रदेश में होगी। इसको आपकी पार्टी किस तरह से डिकोड देखिए, करती है? कांग्रेस ऐसा तो नहीं कि अपनी जड़ें जमा रही हो, और कांग्रेस अगर ज्यादा मजबूत होगी? नहीं, ये विषय नहीं, इस पे कोई आलोक अवस्थी को संकट बाद में आएगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आपको अपनी चिंता करो। देखिए, समाजवादी पार्टी अब अपना विस्तार करने जा रही है। वो उत्तर प्रदेश में भी विस्तार करेगी, अन्य राज्यों में भी विस्तार करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर की सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में लोकसभा में बैठने जा रही है। तो जाहिर सी बात है, देश को संदेश, देश का एक संदेश है और एक मैसेज है। तो हम लोग वो काम करेंगे जो देश हित में हो। कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए, ऐसा समाजवादी पार्टी। और लाइट में अजय वीर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं अजय वीर जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, स्वागत आपका और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप जिस गठबंधन का हिस्सा हैं, एनडीए गठबंधन, उसे अपनी राजनीति, अपने मुद्दे और अपनी रणनीति में कोई व्यापक परिवर्तन लाने की आवश्यकता या रीअसेसमेंट आप महसूस करते हैं? क्योंकि आशा के अनुरूप ही नहीं, खराब परिणाम उत्तर प्रदेश से बीजेपी गठबंधन के लिए आए हैं। हालांकि आप अपनी दोनों सीटें जीत लिए हैं। जैसे देखिए, अभी मनोज जी जो अहंकार की बात कर रहे थे कि हम एनडीए गठबंधन को नस्तबूद कर देंगे, अहंकार इसको कहते हैं। एक चुनाव में इन्होंने वोटर को बहकाकर, बरगलाकर और ये संविधान बदल देंगे अगर एनडीए आ गया, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये अफवाहें फैलाकर जो इन्होंने ये सीट जीतने का काम किया है, ये इन्हें अहंकार दिखाने का काम कर रहा है जी। अब जहां तक अयोध्या की बात ये बार बार करते हैं, आप भी जानते हैं अयोध्या नाम की कोई लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में नहीं है। अयोध्या वाली जो सीट है वो फैजाबाद के नाम से सीट आती है और उसमें 5 विधानसभाएं हैं और उसमें एक विधानसभा अयोध्या भी है। ये तो गोल पोस्ट बदल लेने वाली बात है। ये तो आप गोल पोस्ट ही बदल ले रहे हो कि अयोध्या कोई सीट नहीं है। अरे बीजेपी स्वीकार ली है, आपको क्या परेशानी है? सुन तो लीजिए, उस अयोध्या विधानसभा में हमारा प्रत्याशी जीता एनडीए का। अच्छा। तो ये बार बार जो ये ला रहे हैं अयोध्या हम जीत गए, अयोध्या हम जीत गए, अगर अयोध्या जीतने की बात होती, ठीक है, हम अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अगर अयोध्या सीट आ रहे हैं तो सर आप अयोध्या का नाम बदल देंगे, ऐसा ना करें। अयोध्या नाम की कोई आप बीच में ना बोलें, प्रदेश में नहीं है। सिंगल बात होगी मेरी। फैजाबाद नाम की सीट है और फैजाबाद में हम हारे हैं, हम ये स्वीकार कर रहे हैं। हमारी कहां कहां कमियां रही हैं, हम एनडीए के सारे साथी बैठ के उस पर विचार करेंगे, समीक्षा करेंगे और निश्चित रूप से। अब मेरा अगला सवाल है आपसे, क्या हम मुजफ्फरनगर सीट का भी नाम बदल दें? नहीं, मुजफ्फरनगर सीट सही है, हम हारे हैं, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम मुजफ्फरनगर सीट को ये नहीं कहते कि हम बुढ़ाना हार गए। तो जो फैजाबाद सीट है वो ठीक है, छोड़ो फैजाबाद। आपको तो ये जवाब देना है कि सहारनपुर क्यों हारे, नगीना क्यों हारी बीजेपी, कैराना क्यों हारी, और जाटों की राजधानी मुजफ्फरनगर कैसे हारी? सर आपको इसका जवाब देना है। हमें आप फैजाबाद अयोध्या की आड़ में बच के न निकले। ब्रजेश जी, हमें जवाब ये भी देना है, हम बागपत कैसे जीते, हम बिजनौर कैसे जीते। सर बागपत तो आपको गिफ्ट में मिली है सर, वो तो बीजेपी ने 14 में जीता, 19 में जीता, जयंत चौधरी को हरा के जीता, आपको गिफ्ट दिया है सर। आप मेरा जवाब तो सुनिए। अमरोहा हम कैसे जीते, गिफ्ट है सर, गिफ्ट। बुलंदशहर हम कैसे जीते, हाथरस हम कैसे आपका कोई योगदान नहीं सर, वो तो बीजेपी पहले से जीती थी। हम कैसे जीते, जहां जहां जयंत चौधरी जी ने मीटिंग की है, हम हर उस विधानसभा को जीते हैं, लेकिन हाँ, कहीं मुजफ्फरनगर और कैराना और सहारनपुर हम हारे हैं, वहां भी हम ये समीक्षा करेंगे कि वहां क्या कमी रही है। सर आपका क्या योगदान रहा भाई? बुलंदशहर बीजेपी के पास पहले, हाथरस पहले से थी उनके पास, मेरठ पहले से थी उनके पास, गाजियाबाद पहले से थी उनके पास, नोएडा उनके पास पहले से थी। सर आपका क्या योगदान है सर इसमें? हमारा योगदान ये है कि जहां जहां जयंत चौधरी जी ने जिस लोकसभा में मीटिंग की है, जहां जहां हमारे कार्यकर्ता पूरी मजबूती तो ये कैसे सीट हार गई? अपनी सीट का काम किया। एक सीट आपको, एक सीट तो आपको गिफ्ट मिली बागपत की, मानिए कि गिफ्ट है वो।
नहीं, हम बिजनौर जीते हैं, बिजनौर बसपा के पास थी जी। अमरोहा जीते हैं, अमरोहा बसपा आप के अपनी पास तो थी। जीत लियो, मैं वही तो कह रहा हूं कि अमरोहा तो जाट हमने कम्युनिटी भाजपा ने के- नलके अमरोहा पे तोड़ तो दिया भाजपा सर। जीती है सीट। सर सुन तो ले, जाट कम्युनिटी ने नलके पर तोड़ दिया, मैं तो खुद ही कह रहा हूं, बागपत में दिया, बिजनौर में दिया, पर सर वो वोट बीजेपी को नहीं मिले जो आपको बीजेपी ने वोट दिलाए। आप जाटों के वोट बीजेपी को दिलाने में विफल रहे हैं। हर बूथ की रिपोर्ट निकल रही है, हर बूथ की अलग अलग ईवीएम से रिपोर्ट आ रही है। हमारे जहां किसानों के वोट थे वो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को गए हैं। सर मुझे 2 इसमें बूथ का नाम कोई बता दो दें राय सर, नहीं है। लेकिन या 2 हाँ, सीट बता दें कि इन 2 सीट पे हमने बीजेपी को जितवाया, 2 सीट के। हमने अमरोहा में हमारा एक आपका वोट कोई योगदान नहीं सर, उतने ही वोट मिले जितने पहले मिले थे उन्हें, नहीं, उससे ये ज्यादा तो वोट मिले। बटे हैं सर। उससे आपका कोई योगदान नहीं है सर उसमें। फतेहपुर सीकरी में आप देखिए इनके जो अरे हारते हारते 4 बचे सर, कैसी बात कर रहे हो? अरे आप देखिए जो इनके कितना अंतर था, अब हजारों में बेचारे जीते हैं। एक तो उनसे अगर ब्रजेश जी जो हमारे उनके कंधे पे NDA हाथ के रख दो, साथी, 4 जी को तो रो रहे हैं। हमारे आप जो कह रहे हो हम NDA के जिताएं। साथी के भाजपा के फतेहपुर सीकरी में जो विधायक थे वो खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। नहीं तो आपने सीकरी तो जिताया हम है। लोगों ने वहां मेहनत की है, एक तभी सेकंड तो सर, फतेहपुर सीकरी जीत सर पाए। सुन तो लो सर, सीकरी आपने जिताया है बीजेपी को? हमने गठबंधन ने जिताया, हमने अकेले ने नहीं जिताया। जहां बागपत में हम जीते वहां नहीं गठबंधन सर, ने दिलासा जिताया। है आप वोट। बिजनौर में हम जीते, हमारे अब गठबंधन यही ने बात है जिताया। कि राजभर जी कहें हम बीजेपी को जिताए हैं, या निषाद नहीं। कहें हमने जिताया है। अरे अनुप्रिया जो कैसे गठबंधन- जीती हैं? जो गठबंधन के गठबंधन साथी हैं, के उन्होंने दल सबने मेहनत की है, बीजेपी के लिए सबकी वोट लाइबिलिटी बन ट्रांसफर गए हुई है, सर, तभी ये असेट जीत नहीं रहे हुई। इस बार। यही बीजेपी से गलती हो गई। आप बीजेपी लोग से लाइबिलिटी हैं सर। बीजेपी से कोई गलती नहीं हुई, और बीजेपी से अगर इस तरह की कोई गलती होती तो उसमें समीक्षा की जाती, और उसमें हम जहां जहां सीट हारे उसमें अरे हम आज अपने- नहीं करेंगे, कल करेंगे, करेंगे तो है ही सर। और अब आने बिना वाले लड़े 2 10 सीट लेके निकल गए सर, इनको ये हार गए बेचारे। नहीं, ये हार गए, वहां भी हम समीक्षा करेंगे वहां किस वजह से हारे हैं, क्या कारण रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी वोट गठबंधन को ना ठीक मिली। है, अच्छा कोई बात नहीं सर, मैं आपको असहज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आलोक अवस्थी की भावनाएं हैं, वो शब्द नहीं दे पा रहे हैं। हमारे दोस्त हैं तो हम उनकी भावना समझते हैं। मैं देवकी नंदन जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। देवकी नंदन जी, स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने 3 साल पहले ही ये ऐलान कर दिया कि यूपी में चुनाव आ रहा है, उनकी पार्टी ये बहुत तैयारी में लग गई है। उनके इस बयान का निहितार्थ आप क्या देखते हैं, जब वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश ही देश की राजनीति में बदलाव लाता है? जब राहुल गांधी ये बात कहते हैं तो उसको सीरियस लिया जाता है, तो क्या ये बीजेपी के सामने कोई बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज या थ्रेट है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर 10 साल बाद पूरे देश की पॉलिटिक्स बदलती है। 2004 में यूपीए की सरकार आई थी और 2009 में बड़े बहुमत के साथ वो सरकार बनाई। इसी तरीके से 2014 में सरकार बदल गई। 2014 में बीजेपी आई 284-85 के आसपास, और 2019 में 14 के बाद बीजेपी 303 सीट पे पहुंच गई। एक बड़ा बदलाव 2024 के चुनाव में पहले से लग रहा था, ये सबको नजर आ रहा था, लेकिन भाजपा को छोड़ करके। लेकिन एक बात मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो बदलाव हो रहा है, इस बदलाव की क्रेडिट निश्चित तौर पर राहुल गांधी को दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 10,000 किलोमीटर की यात्रा की, उनका जो सीट थी वो जस्ट डबल हो गई। अखिलेश यादव 3 सीट पर थे, 37 सीट पर पहुंच गए, तो ये क्रेडिट तो उनको जानी ही चाहिए। लेकिन ये जो राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट आया है कि हम अभी से चुनावी मोड में, भारतीय जनता पार्टी को देखिए। अखिलेश यादव को क्रेडिट नहीं? मैंने दोनों को दिया। ओके, मैंने अखिलेश यादव को छोड़ कर सकता हूं। अखिलेश, उन्होंने जो बयान दिया है राहुल गांधी ने, उसके बहुत मायने हैं। अब राहुल गांधी को कोई पप्पू तो नहीं कहता। राहुल गांधी अब फुल टाइम पॉलिटिशियन हो गए हैं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनने जा रहे हैं। हम लोग डिस्कस किए थे कि राहुल गांधी रायबरेली से ही रहेंगे, वायनाडी सीट छोड़ेंगे, अगर आपको ध्यान हो तो। हम लोग इसी मंच पे दूसरे या तीसरे दिन डिस्कस चुनाव परिणाम आने के बाद किए थे। अब जो सिचुएशन है वो एकदम पॉलिटिक्स बदल गई है। इसको भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी समीक्षा कर ले, यूपी में बीजेपी के ऊपर प्रेशर है, बहुत बड़ा प्रेशर है। क्या चैलेंज क्या है? चैलेंज बीजेपी के लिए है कि 2027 वो कैसे फिर इतिहास कैसे दोहरा पाएंगे तीसरी बार सरकार बनाने का। बीजेपी जैसी समझदार पार्टी एक बार जो गलती करती है दोबारा करेगी क्या? देखिए, बात बीजेपी की नहीं है।
बात जनता की है। जैसे क्या होता है, अभी बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे ना कि जनता को गुमराह किया समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने। 2014 में क्या हुआ था? 2014 में भी तो यही बात थी। कहा गया था पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू किया जाएगा। कहा गया था कि नहीं कहा गया था? क्या लागू हुआ? क्या किसी ने बताया कि गुजरात मॉडल क्या है? कोई नहीं बता पाया। तो ये चुनाव ऐसे ही मुद्दों पर होते हैं और इस बार बारी जो है भाजपा की बजाय कांग्रेस और समाजवादी तो पार्टी आप की कह तरफ रहे चली जो गई। काम वो किए करते थे वही है। नहीं, पूरी पॉलिटिक्स इसी पर है। आप बताइए 2014 में बताया, उन्होंने कांड किया था, इस बार इन्होंने कर मैं दिया। 2014 की बात मैं करूंगा। 2014 में पूरी पॉलिटिक्स इसी पर चल रही थी। अन्ना हजारे लोकपाल को लेकर के धरना दे रहे थे दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि कांग्रेस से भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं, इसके दर्जनों मंत्री भ्रष्ट हैं। इन 10 सालों में क्या किसी मंत्री को सजा सुनाई गई? सारे लोग उन मुकदमों से बरी हो गए इन्हीं 10 सालों में, जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और कहा जा रहा है कि सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। अभी इमीडिएट चैलेंज बीजेपी के सामने क्या है? देखिए, इमीडिएट कोई चैलेंज नहीं है। ये चैलेंज 2027 में ही आएगा, लेकिन हर पार्टी अपने अपने तरीके से काम करती, क्योंकि अभी तो कोई चुनाव है नहीं। और लेकिन ये मैंने जो आलोक अवस्थी जी की बात आपने सुनी, इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ हम कुछ सोचेंगे, कुछ विचार नहीं, वो करें। देखिए, इसका मतलब कि वो- पार्टी में अभी ऐसा कोई विचार चल नहीं रहा। नहीं, देखिए, विचार तो वाकई में अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी समीक्षा शुरू नहीं हुई है। दरअसल क्या है, समीक्षा भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सेंट्रल से होता है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, इन 3 के अलावा कोई फैसले ले नहीं सकता है। जब ये तीनों लोग फैसला लेंगे कि हमको किस स्तर पर जाना है, तभी होगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट एक और है, जी। भारतीय जनता पार्टी कोई भी मुद्दा अगर उसके खिलाफ होता है तो उसको ठंडा होने देती है। आप ध्यान कीजिए, चाहे करप्शन का मामला हो, चाहे कोई मामला हो, वो ठंडा होने देती है। भारतीय जनता पार्टी पर जो ये आरोप लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई, कांग्रेस आगे निकल गई, समाजवादी पार्टी आगे निकल गई, दरअसल आपके मुताबिक ये ठंडे होने का इंतजार बीजेपी करें। इस मुद्दे को ठंडा होना चाहती है, क्योंकि जब ठंडा हो जाएगी तो पब्लिक ये भूल जाएगी, फिर वो अपने अपने हिसाब से उसको अपने ओके, वीरेंद्र जी, आज जी। 1 मिनट और कहूंगा। जी। आज मोदी जी बनारस गए, उन्होंने क्या कहा? मुझे गंगा माँ ने गोद लिया है। फिर वही बात, 1.5 लाख वोटों से मोदी जी जीते हैं। ये किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश में, ये बड़ी चैलेंज की बात है। और राहुल गांधी ने क्या कहा? अगर प्रियंका गांधी लड़ गई होती तो क्या होता? तो ये चैलेंज हर जगह था, मोदी जी के लिए ही नहीं था, हर जगह था। राजनाथ सिंह के लिए भी था, जितनी भी सीटें लड़ रही थी, राजनाथ सिंह ने 135 पे आ गए। तो हर पहले तो सिर्फ 75,000 थी, बाद में बाद में आ गए। तो हर सीट पे चैलेंज था। ओके, वीरेंद्र जी भी आ गए हमारे साथ। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इतना बड़ा बदलाव है, जो भूकंप ला दिया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी अब उत्तर प्रदेश के अपकमिंग इलेक्शन, अब असेंबली जो 3 साल बाद होने हैं, तब तक ये मुद्दे, ये इशूज, ये लीडरशिप, ये गठबंधन, ये सब इंटैक्ट रह पाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बना जहां बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें हारनी पड़ी। मध्य प्रदेश रहा, कर्नाटक रहा, दिल्ली रहा, छत्तीसगढ़ रहा, बीजेपी को वहां पर भरपूर समर्थन मिला। अगर देश में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश छोड़ दिया जाए और राजस्थान थोड़ा बहुत, तो बीजेपी पूरे देश में बेहतर प्रदर्शन कर पाई। तो ऐसे में जब 43 सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीत गया, तो उसका उत्साह बढ़ना स्वाभाविक है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव, जिनको 2 लड़कों की जोड़ी कहा जाता था, 2 शहजादे कहा जाता था, अब वो जोड़ी हिट हो गई और यूपी से हिट हुई, तो स्वाभाविक है कि यूपी पर उनका फोकस बढ़ेगा। और विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर ये लोग आगे उसी उत्साह के साथ बढ़ना चाहते हैं। ब्रजेश जी, टेक्टोनिक प्लेट तो देखिए, जब थोड़ा बहुत खिसकती है तो बहुत तगड़ा भूकंप आ जाता है। और राजधानी में भी आज देखिए उसी तरह के हालात हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में भूकंप बड़ा आया और रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता को खुद न तो कांग्रेस और सपा समझ पाई थी और न भाजपा, कि कितना बड़ा अंडर करंट चल रहा है और क्या इतनी सीटें ये लोग जीत जाएंगे। जो जीते उन्हें भी इतनी उम्मीद नहीं थी, और जो हारे उनको तो 60 से 65 से 70 के बीच में भाजपा जीती रही थी।
तो ये जो परिवर्तन हुआ इसने उत्तर प्रदेश की जो है ताकत को, उत्तर प्रदेश पर कांग्रेस की निर्भरता को, संभावना को, सबको बढ़ाया है। और अभी तो बीजेपी में सीटवार हार की समीक्षा चल रही है, शुरू हो गई है, लेकिन कोई ठोस नतीजा अभी नहीं निकला है। और उसके बाद भाजपा फिर तय करेगी कि हार के लिए कौन जिम्मेदार है। लेकिन इस टेक्टोनिक प्लेट की एक नई परीक्षा 10 विधानसभा के उपचुनाव से होने वाली है, जो विगत 4-5 महीने के भीतर होंगे। और फिर उसमें दिखाई पड़ेगा कि कौन स्थिति कहाँ है। एक चीज जो बार बार लोग चर्चा करते हैं कि दलित वोट जो गया इंडिया गठबंधन में, उसके लिए कांग्रेस एक सीढ़ी बनी। दलित सीधे सीधे सपा को वोट नहीं करना चाहता था, या लोग बताते कि वो हिचकिचा रहा था। कांग्रेस की जब उसको सीढ़ी मिल गई तो उस पर चढ़ के वो सपा के साइकिल तक चला गया। तो ये एक एडवांटेज उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस को मिला है अभी तक, जिसके पास ना कोई संगठन था, ना कोई उसके पास लहर थी, ना माहौल था। लेकिन दलित वोटों को थोड़ा बहुत वो अपनी ओर खींचने में कामयाब रहे, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। और समाजवादी पार्टी को भी इसका एक फायदा मिला है। वैसे भाजपा की तो डबल इंजन की सरकार कही जाती है, यूपी में और केंद्र में। अब दो युवाओं ने भी मिलकर एक डबल इंजन बना लिया है। अब वो केंद्र में दोनों बैठेंगे लोकसभा में, तो ये डबल इंजन से टकराएगा तो फिर देखिए कितना धुआं और आग निकलती है। लेकिन भाजपा की जो हार है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, किसी एक कारण से नहीं देख सकते उसको। आप उस पर बेरोजगारी भी जोड़ सकते हैं, महंगाई जोड़ सकते हैं, अग्निवीर जोड़ सकते हैं, बार बार टिकट देना जोड़ सकते हैं, और नेताओं के जो तौर तरीके हैं। आज एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन मुझे मिले थे और वो कह रहे थे कि दरअसल बीजेपी के प्रत्याशियों ने टिकट को ही सर्टिफिकेट मान लिया था। अब बिल्कुल जब 400 पार का नारा आया तो लोगों ने जाना कि मोदी के नाम पर हम जीत जाएंगे। और बड़े बड़े जो आकलन करता थे, कोई व्यक्ति ऐसा था जो 60 से 70 के बीच में भाजपा को सीटें लोग बता रहे थे। इतना लहर है, इतनी अंडर करंट है, इसको लोग समझ ही नहीं पाए, और इसी का नतीजा है कि ये स्थितियां बनी। वैसे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एक चीज और कहना मुनासिब होगा कि जो शासन करते हैं उन्हें यह अवश्य देखना चाहिए कि शासन के प्रति जनता की प्रतिक्रिया कैसी है, क्योंकि लोकतंत्र में अंततः जनता निर्णायक है। 5 साल बाद वो फैसला देगी। अगर आप उसकी प्रतिक्रिया को नहीं समझ पाए तो रिजल्ट इसी तरह का हो सकता है जी। और वही हुआ। वैसे एक साहित्यकार ने लिखा है कि दिन तो देखिए सबके बदलते हैं और बदला भी है। तो एक साहित्यकार ने लिखा, सुनिएगा, कि जो थे मुद्दत से वक्त के मारे हुए, आज फिर रोशन उनके सितारे हुए। और इस तरह मना रहे हैं जश्न सब वो कि नहीं लग रहा है कि हैं हारे हुए, और मन की मुराद अब फिर जग गई है। और जिनको लोगों ने बरसों से थे बिसारे हुए, और जीत कर भी बाजी वो ऐसे मायूस हैं कि लग रहा है कि असली में वही हैं हारे हुए। और धोखा देना जिनकी फितरत रही, इस बार डगमगाती कश्ती के अब वही सहारे हुए। बीरेन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। उमाशंकर जी, प्रियंका गांधी जो आपकी स्टार कैंपेनर रही हैं, वो अब उत्तर प्रदेश छोड़कर वायनाड जा रही हैं। आपकी पार्टी को फिर अब यहाँ कौन लीड करेगा? क्या जो प्रेजेंट आपका प्रदेश का सेटअप है वही करेगा, या फिर गांधी फैमिली ही उत्तर प्रदेश को लीड करेगी? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी का अपना एक संगठन है। अजय राय जी हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को वाराणसी में नाकों चने चबवा दिए, और उन्होंने चुनौती दी है, आज ही उन्होंने चुनौती दी है कि अगर हिम्मत है
तो दोबारा इस्तीफा दे के आ जाइए, चुनाव लड़के जीत के दिखा ये दीजिए। कौन जीत सी गए बात तो हुई? कौन इस्तीफा क्यों दे? नहीं क्यों, 1.25 लाख वोट से उनके 1.5 लाख से उनके जीते मंत्री हैं। बोलेंगे तो इस्तीफा हमारे क्यों दे अध्यक्ष जी दें? नहीं बोल सकते क्या? उनके इसमें कौन मंत्री सी? ने भी बोला है, उनके मंत्री ने बोला रायबरेली में, तो हम नहीं बोलेंगे क्या? अच्छा ठीक है, बोलो। हाँ अयोध्या के लिए एक सेकंड हाँ, प्लीज। तो वही तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। आज बनारस में मोदी जी गए, माँ गंगा ने गोद ले लिया। अरे प्रभु, तुम ही आप ही माँ गंगा के बेटे हो। अजय राय जी तो अयोध्या में, आप प्राइम मिनिस्टर बनारसी के लिए आप शब्द का वाराणसी इस्तेमाल में करें, पैदा तुम हुए, वो तलाक माँ की नहीं बात। गंगा के बेटे नहीं है क्या? किसी के लिए भी हो। किसान सम्मान निधि की बात कर रहे थे, है किसान 750 किसानों की शहादत लेने वाला व्यक्ति किसानों के सम्मान की बात कर रहा है, क्या जो जिन्होंने मौजूदा सेटअप किसानों है? को खालिस्तानी पाकिस्तानी देशद्रोही अच्छा, कहा। एक बात बताइए, अब वो उन अब मुद्दों किसानों को के छोड़िए, सम्मान अब की चुनाव बात कर नहीं रहा है, है। ये वो सीधे अहंकार है मुद्दे पे जिसको आइए। इस चुनाव ने खत्म किया। अब आप जी, मुझे बताइए, जी। अब प्रियंका गांधी तो वायनाड जा रही हैं, अब वायनाड आप क्या? कैसे, मतलब वायनाड- यूपी को कैसे हैंडल करेंगे? वायनाड मैं यूपी हिंदू- स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूं। मैं स्पेसिफिक बात ही, राहुल गांधी जी भी वायनाड से चुनाव लड़े, तो राहुल गांधी जी ने क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार नहीं किए क्या बनारस सिर्फ में राहुल प्रचार गांधी करने आएंगी जी ना? मोदी के खिलाफ प्रचार करने नहीं गए क्या? देखिए, प्रियंका गांधी जी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं, पूरे देश में वो चुनाव प्रचार करती हैं। कर्नाटका में भी किया, तेलंगाना में भी किया, हिमाचल प्रदेश में किया, और वहां कांग्रेस पार्टी को जीत। अच्छा, आरएलडी के हमारे दोस्त ने कहा, जो राहुल गांधी ने कल कहा कि अयोध्या ने बड़ा संदेश दिया है, करें अयोध्या नाम की कोई सीट ही नहीं है। अब बताओ, ये अगर गलती से कांग्रेस ने कह दिया होता तो अभी इनके सारे लोग पता नहीं क्या क्या लेके चढ़ बैठे होते। अब क्या भारतीय जनता पार्टी इनको गठबंधन से बाहर करेगी क्या? किसको? ये आरएलडी को। अरे क्यों बाहर करेगी? वो बचाव फैजाबाद करेगी। कह रहे हैं, कि आप- वो फैजाबाद अजय कह जी, रहे हैं, अजय जी कह रहे हैं बीच में नहीं, मैं दूंगा समय। अयोध्या जैसी अजय कोई जी दूंगा। लोकसभा सीट ही नहीं है। अजय जी प्लीज, एक मिनट सुनिए, अजय जी ब्रजेश प्लीज, अजय जी मैं समय दूंगा, आपसे वायदा, 1 by 1 डिबेट करते हैं। आप कह रहे हैं दूंगा अयोध्या, समय। अयोध्या नाम की कोई सीट ही नहीं है। अयोध्या वालों को गद्दार कह रहे हैं भाजपा और आरएलडी के लोग, कि इन लोगों ने तो गद्दारी कर दी। क्या क्या सोशल मीडिया पे चला रहे हैं ये लोग। थैंक यू पांडे जी, शुक्रिया। दूसरी बात ये खत्म करो सर, 20 सेकंड अगले बचा है। ये उपचुनाव हार जाएंगे तो ये तो कह देंगे कि राम ही नहीं है अयोध्या में, ये तो अयोध्या की राम ही नहीं है। ऑल राइट, ये इनका आलोक असली चेहरा अवस्थी है। जी, आलोक अवस्थी जी, क्या बीजेपी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार के लिए उत्तर प्रदेश में तैयार है अथवा नहीं? भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति मीडिया में बता के तो काम करेगी नहीं ब्रिजेश, और निश्चित रूप से हम सारे सीटों को जीतने के लिए हम लड़ाई में उतरेंगे। स्वच्छ नेता है, ईमानदार नेता है हमारे पास, जिसने करके दिखाया है। 2 बार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, 2 बार के बाद तीसरी बार चुने गए प्रधानमंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो जनता है, ये तो उनको चिंता करनी चाहिए जिनको जनता लगातार हाशिए पर रखे हुए है, ये उनको चिंता करना चाहिए। और जहाँ तक की बात मैं देख रहा हूँ कि अयोध्या जी का नाम बहुत अच्छे से लिया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। यही कांग्रेस अयोध्या को नकारती थी, राम की द्रोही थी, राम को मानती नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लिख करके देती थी। और लोकसभा के चुनाव के पहले जो 5 विधानसभा के चुनाव हुए थे, ये जो हमारे अभी मनोज यादव जी औकात की बात कर रहे थे, उस समय तो अखिलेश यादव जी ने औकात नाम दी थी, चिरकुट नेता बता दिया था इनके प्रदेश के अध्यक्ष को, और इनके एक प्रवक्ता ने तो राहुल गांधी को मंदबुद्धि और पागल तक कह दिया था। तो इस तरह की भाषाओं का आदान प्रदान ये करते आए हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो क्या आगे फिर करेंगे। और 2017 के बाद भी किया था, 2017 में सुपड़ा साफ हो गया था अखिलेश यादव का और कांग्रेस का। अयोध्या के अस्तित्व के, अयोध्या सीट का अस्तित्व नहीं मानते, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं कि अयोध्या नाम की कोई सीट ही नहीं है? देखिए ब्रिजेश जी, वो टेक्निकली सही कह रहे हैं, लोकसभा का नाम फैजाबाद है और विधानसभा का नाम अयोध्या है। तो ये बात उन्होंने कही, क्योंकि अयोध्या नाम से लोकसभा नहीं है जी, तो इसमें कोई उन्होंने गलत नहीं कहा। और जहां तक कि अयोध्या विधानसभा की बात है, भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत के गई है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, हमारे जो दोनों सहयोगी दल बैठे हैं, मनोज यादव जी मेरे बात बोलेंगे, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो 2 लड़कों की जोड़ी थी जो 2017 में चली थी, उसके बाद एक दूसरे के ऊपर जो है गाली गलौज की प्रवाह हुई थी, और लोकसभा से पहले जो गाली प्रवाह हुआ था, अब आगे गाली प्रवाह कब करेंगे, इसकी तिथि वो बताएं। ऑलराइट, मनोज यादव जी, अब आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता और पार्टी, मैं इनकी औकात नहीं नाप रहा हूं। अरे सर, हम लोग पर्सनल डिबेट नहीं कर रहे पार्टी के हैं। नेता अखिलेश यादव की औकात नहीं नाप रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो एक नेता है एक पार्टी के, औकात उनकी होगी। लेकिन हमने ये भी देखा है कि वो 2014, 2017, 2019, 2022 में सुपड़ा साफ हुआ था, नगर निगम में खाता भी नहीं खोल पाया था उनके। मनोज यादव, गो जिला पंचायत की खाले 5 बीजेपी करे, बस एक जीत लियो गलती से, पीछे तो हारे हो सब।
आगे ठीक करेंगे। और हमारे भाई अजय वीर तो अयोध्या को मानने तक से मना कर रहे हैं। उनको सर्टिफिकेट दे दिया। अजय वीर जी को बहुत बहुत बधाई, आपको सर्टिफिकेट भाजपा ने दे दिया। आप एक्चुअली करेक्ट हैं, इसके लिए आपको कोई अवार्ड भी भाजपा देगी। अगर ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कह देती तो अभी हम धर्म विरोधी हो जाते। खैर चलो वो बात छोड़ते हैं। उन्होंने कहा वो किसी के औकात की बात नहीं करते हैं। राजनीति के किस पन्ने पे, हम अपने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक साथी मिश्रा जी से पूछते हैं, कहीं पे शहजादा शब्द इस्तेमाल होता है क्या राजनीति में? कहीं लिखा पढ़ी में है? भारतीय संविधान में है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री सब तो होता है, लेकिन कहीं शहजादा तो शब्द नहीं होता। आपको बुरा लगा? नहीं, शहजादा शब्द औकात नापने की बात करते हैं। शहजादा तो बहुत अच्छा हाँ, शब्द है। प्लीज आलोक जी प्लीज। हाँ। वो नागपुर वालों को अच्छा लगता है। आपको बुरा लगा? भीमराव अम्बेडकर आपको बुरा लगा? शब्द है क्या? मैं पूछना आपको बुरा लगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जवाब दिया, उनको राजा नहीं कहते थे, शहजादे। राजा अब बीच बोलते में थे, कह दो ऐसे ना। क्या? हाँ बीच में नहीं, हाँ एक सेकंड आप कंटिन्यू। आप इरिटेट ना हो, आप अपनी बात। आलोक जी प्लीज। सह और मात पूरी तरीके से नहीं, नाम प्रधानमंत्री रख ले ना प्लीज आलोक जी, रख लो। आपके कौन बीच में मना किसी कर को रहा मैंने है? बोलने कौन नहीं मना दिया। कर अब रहा आप है? बोलिए मनोज जी। वो जब अभी हटेंगे ना 2-4-6 महीने में, तो अपना एक ने नाम तो प्रधानमंत्री आप ही इस रख पे मत लेंगे। बोलो। वो अपना नाम प्रधानमंत्री ही रख ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आत्ममुग्धता में जिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात स्पष्ट है, एक वीरेंद्र जी ने जो बात कही वो बड़ी पॉइंटेड बात है कि एससी का जो वोट है वो शिफ्ट हुआ, बड़े पैमाने पे शिफ्ट हुआ। उसके पीछे रीज़न कांग्रेस का दिया, एक ये रीज़न हो सकता है, मैं इसको आत्मसात करता हूँ, लेकिन और रीज़न है। संविधान बदलने की बात की गई बीजेपी के नेताओं के द्वारा, पूरे देश में हर लैंग्वेज में, हर भाषा में लोगों ने, इनके नेताओं ने भाषण दिए। एक इसलिए एससी वोट अब तो बच गया, निश्चित तौर पे बचा, और बचा नहीं बच गया तो अब बात खत्म, मुद्दा नहीं, मुद्दा खत्म होगा। लेकिन और एससी का वोट इसलिए भी शिफ्ट हुआ कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज तक उस बसपा के वोट बैंक को और हमारी बसपा की जो नेता है कभी एक शब्द कुछ नहीं कहा, और ये कहा कि हम जो अधिकार की लड़ाई है उस लड़ाई को लड़ेंगे, इसलिए एससी वोट हमारी तरफ से। अच्छा, वो अजय वीर जी की पार्टी तो जीत गई, लेकिन आसपास बीजेपी पूरा एक तरफ से सफाया कर दिया। मैं तो ये बड़ा हतप्रभ इस बात से हूँ, अब समझ में आया कि वो हतप्रभ इसलिए हूँ कि उस दिन आखिर पीछे क्यों बैठाला था जब वहाँ पे चल रहा था ना मामला, सेंट्रल हॉल में जब नहीं बैठे थे और सब पूरा बता रहे देर से आए थे, कुर्सी नहीं, देर और नहीं। अच्छा, पांचवी अर्थव्यवस्था दुनिया की ब्रजेश जी बनाने वाला प्रधानमंत्री एक कुर्सी ना लगा पाएगा? मतलब मंच भर गया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, देर से भी आए थे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें दूसरी रो लग सकती है। अच्छा। उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसीलिए बैठाला था क्योंकि पूरी तरीके से हरा दिया। अलीगढ़ वाले जाट नाराज हैं, जानते क्यों नाराज है? वहां एक जाट नेता को बेईमानी करके बेमंटी पार्टी ने हरा दिया, इसलिए वहां के जाट नाराज है, और वो उनको सबक सिखाएंगे और विधानसभा में सिखाएंगे। बहुत इनकी परंपरागत सीट थी और जीत गए। वो तो कह रहे जिताए हैं बीजेपी को। जब अरे हंसी ये आता है कि सूरज को दिया दिखा रहे हैं और रोशनी की बात। चलो, बीजेपी को सूरज तो मानते हो? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे इसमें, इस पॉलिटिकल लड़ाई में इस बात का कहां भाई, बीजेपी को एक बड़ा मैंडेट तो दिया आपके है। हिसाब से ये लोग लाइबिलिटी है बीजेपी के? जबरदस्ती ढोया जा रहा है और उस शब्द ताकि का वो छोड़ें और इस्तेमाल आप लपको। नहीं, हम क्यों लपकेंगे? अपने यहाँ तो बस बिल्कुल सीधी बात है, इंडिया अलायंस में दल है, और जिसको अभी बीजेपी उन साहब से एक बात पूछ लीजिएगा, गन्ने के दाम वाम की बात होगी, किसानों की फ्री बिजली की बात होगी कि नहीं होगी? आप सहयोग करें, मैंने आप सबको पर्याप्त समय दिया। अजय वीर जी, आज कई बार आपको इस डिबेट में निशाना बने, अब आप बोलिए। 2-3 मुद्दों का जिक्र अपोजिशन ने किया, गो हेड। जी, जैसे मैंने पहले राउंड में भी ये कहा था, टेक्निकल सीट फैजाबाद है। मैं अभी भी इस बात पे स्टैंड करता हूँ कि अयोध्या नाम की लोकसभा में कोई सीट नहीं। सर मत बोलो, बार बार आप ट्रोल हो जाओगे। आप मेरे दोस्त हो, मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात हो जो आपको असहज कर जाए। सर बीजेपी को बड़ा एम्बैरेस कर रहे हो आप ऐसा। आईटी सेल वाले बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। बीच में ना बोले प्लीज। अजय जी, गो हेड। मनोज जी को हमारे बैठने पे बड़ी दिक्कत हो रही है। मनोज जी ने वो नहीं देखा होगा कि जब कैबिनेट की शपथ हो रही थी, 140 करोड़ लोगों के जो नुमाइंदे वहां शपथ ले रहे थे, उसमें वहां जयंत चौधरी जी बैठे हुए थे। तो हमें आगे बैठने में, पीछे बैठने में हमारे ये कोई अस्तित्व के लिए ये कोई लड़ाई नहीं है। तो जहां तक देख रहा हूं मैं इस चुनाव में, ब्रजेश जी आप देखिए, विपक्ष को कुछ सीटें ज्यादा बढ़ी हैं, ठीक है, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी विपक्ष ऐसे जश्न मना रहा है कि जैसे विपक्ष को मैंडेट मिल गया हो सरकार बनाने का।
आप देखिए हारने के बाद जवाब देना पड़ा। अगर कोई जश्न मना रहा है तो वो इंडिया गठबंधन है, जिसको संविधान बच गया इसलिए नो, ब्रजेश जी, ऐसा संविधान मत बच बोलिए। गया। आपको मैंने समझ इनकी दिया, अब आप कुछ गलत- इसीलिए मैं कह रहा हूं, गलत- इनको अभी नहीं मालूम है। ऐसा मत करिए प्लीज। किसानों के ये नो मुद्दे प्लीज, बिल्कुल मैं पौन फिर कर दिए देखिए किस आप तरह गलत से। कर रहे हैं आप। अजय वीर जी जी बोलिए। हम ये स्वीकार करते हैं कि इनकी कुछ सीटें बढ़ी हैं, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी, सत्ता से दूर रहने के आप बाद हम भी एक बात जश्न मान मनाने लीजिए, का काम विपक्ष कर रहा है। इसको भी मान लीजिए, बात खत्म हो, क्योंकि ये विवाद बढ़ रहा है। आपकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ, आप फायदे में, ये बात मान लो आप। नहीं नहीं, हमारी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। जब जैसे अब इन्होंने बताया कि अलीगढ़ में, फतेहपुर सीकरी में, अमरोहा में, बुलंदशहर में, गौतम बुद्ध नगर में, सारी सीटों पर एक जब गठबंधन होता है तो एक पार्टी की वोट अरे नहीं आपका होती, कुछ वो नहीं है सारी सर, नोएडा गठबंधन की की सीट वोट पे होती है। 5.5 लाख से जीते हैं, आपका क्या योगदान है इसमें? जबरदस्ती पक्ष में वोट देने कोई का भी काम मतलब किया। आप अपनी बताए दे रहे हो। बीजेपी को इतना मतलब एम्बेरस मत करो सर, ये बीजेपी उनकी और सीट है हमने सर। मिलकर, ब्रजेश जी, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। आपका क्या एक है और सर एक उधर? मिलकर 2 नहीं होते। अपनी 2 मिली, हमारे एक गिफ्ट में, एक कार्यकर्ता बीएसपी ने, वाली। एक नेता ने हर एनडीए के प्रत्याशी को पूरे तन मन धन से वोट लड़ाने का काम आप किया। देवकी नंदन जी बोलेंगे क्या ये जो नया नैरेटिव आ रहा है? 20 सेकंड दे हाँ, दीजिएगा एक सेकंड बात मैं में। बिल्कुल दूंगा आलोक जी, प्लीज देवकी जी बोल रहे हैं, फिर आपको टाइम दूंगा मैं। ये एक नया नैरेटिव दे रहे हैं अजय वीर जी, और आलोक जी उसको इंडोर्स भी कर रहे हैं। अयोध्या कोई सीट ही नहीं है, अब बताओ क्या कर लोगे? अब इस पे हंसी आ रही है। देखिए क्या है, ये सिंबॉलिक है। जिला अयोध्या हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। पहले फैजाबाद जिला हुआ करता था, अब उस सीट का नाम भी बदल जाएगा। डिलिमिटेशन होने वाला है, उस सीट का नाम भी बदल जाएगा। मुझे लगता है फैजाबाद ही है वो सीट। मुजफ्फरनगर अरे भाई फैजाबादी सीट है, लेकिन अयोध्या मैं अरे अजय भाई, वीर जी थोड़ा- ये कहता अरे हूं भाई, कि आप- अच्छा है कि मुजफ्फरनगर का नाम नहीं बदला। आप बात को समझ नहीं रहे आप बोलो, हैं। आप देखिए बोलो। क्या है, अयोध्या पहले जिला नहीं हुआ करता था, फैजाबादी जिला हुआ करता था। फैजाबादी एक सीट हुआ करती थी, लेकिन चूंकि ये बहुत जल्दबाजी का वो था, नहीं तो सरकार ये नाम चेंज कर देती। सर चुनाव क्या आयोग सहयोगी दल बीजेपी के लिए लाइबिलिटी बन गए? नहीं, देखिए इस चुनाव में तो ऐसा ही लग रहा है। इस चुनाव में देखिए तो भैया आरएलडी के बेनिफिशियरी है। देखिए आरएलडी वो तो कंधे पे बैठी निकल गई। आरएलडी को जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि बीजेपी ने गिफ्ट कर दिया सीट, इसमें कोई गलत अच्छा, बात गिफ्ट नहीं है वो, बिल्कुल गिफ्ट 14-19 उन्हीं की थी, भाई उन्हीं की थी, उन्होंने 2 अपने ही सीट दे नेता की दिया। राजनीति किल कर दी सतपाल सिंह की। इसी यही तो और बात है। उनके कीम देखो, सतपाल सिंह को खत्म कर दिया, बाल्यान बालियान हार गए, जाट लीडरशिप बीजेपी की खत्म हो गई। बिल्कुल खत्म हो गई। अब तो वो उधार में, जैसे पटेल उधार में अनुप्रिया के पास है बीजेपी के, वैसे उसी तरह जाट उधार में अब देखिए पटेल उधार में है। आपने अनुप्रिया पटेल पता के नहीं बात- बीजेपी क्यों नहीं समझ में आ रहा है। नहीं बीजेपी समझ रही है, ऐसा नहीं समझ रही है। देखिए बीजेपी यूज बहुत अच्छे तरीके से करती है लोगों का। अभी तो लेकिन सारा जयंत लेकिन ने यूज लेकिन किया लेकिन सर। इस 2014 केंद्र में मंत्री, राज्य में मंत्री, एमएलसी, 2 लोकसभा, राज्यसभा सब ले लिया सर। लेकिन 2024 में बीजेपी ने यह समझ लिया कि इन लोगों के साथ कुछ होने वाला नहीं है। सर जयंत से ज्यादा मास्टरमाइंड कोई सहयोगी दल नहीं सर। बिल्कुल मैं उन्हें अप्रिशिएट करता नहीं हूं। नहीं, जयंती नहीं, उनके पिताजी भी बहुत तगड़े negotiator हैं। नेगोशिएटर रहे हैं, और जब कभी भी वो चुनाव जीते हैं। लेकिन ये भी उनको नहीं भूलना चाहिए कि किस तरीके से अजीत सिंह का मकान खाली कराया गया था। जयंत चौधरी को यह बात याद रखनी चाहिए थी। ऑलराइट, आलोक जिस- जी 20 सेकंड बोलिए सर, गो अहेड। आलोक अवस्थी जी। हाँ, मैं 2 चीज़ें करेक्ट करना चाहता हूँ। एक तो देवकी नंदन जी ने एक बात कही कि कांग्रेस को अपार बहुमत मिला था 2004 में। 2004 में कांग्रेस को 141 सीटें आई थी देवकी नंदन जी, और 2009 में 206 सीटें आई थी। मैंने यूपीए दोनों बोला था, बार कांग्रेस नहीं बोला था। सरकार कांग्रेस ने चलाई थी। हमारे पास 240 सीटें आई हैं इस बार, और हमारे पास 240 सीटें आई हैं, जो कि इन कांग्रेस की दोनों बार के चुनाव सीटों से हमारी संख्या अभी भी ज्यादा है। 60 बेईमानी दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि 60 बार-बार बेईमानी गठबंधन की के हो। सदस्यों के ऊपर हम टिप्पणी भी की जा रही है। बताएं। हमारे सम्मानित, हमारे जितने भी गठबंधन है वो सम्मानित हैं। हमने Thank you, sir. गठबंधनों को हमेशा जो है 10 सेकंड, दिखाया है, 10 सेकंड। उनके नेताओं के साथ 240 जो है वो हम आगे में भी देखेंगे। 240 में कम से कम 60 सीटें जबरदस्ती डीएम के द्वारा All जीती right. गई हैं, पंडित जी- और ये बेईमानी की गई आप पंडित जी बोल है, रहे यही हैं। बेईमानी इनकी है। ये अफवाह फैला रहे हैं। साथी आप जो इसका कह कोई रहे सबूत हैं नहीं है। जाइए अयोध्या petition नाम करिए। नहीं है, Election इनसे petition एक साथ करिए। एक प्रश्न जोड़ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो पैदा नहीं हुए अवतार लिए हैं, कहीं उससे जोड़ के अयोध्या तो नहीं खत्म करना चाहते हो भैया? अयोध्या खत्म ये करने। हाँ यही तो कह रहे हैं। और क्या, जब प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं हम अवतार लिए हैं, बायोलॉजिकली नहीं आए अयोध्या हैं, कोई और नहीं ये खत्म कह रहे हैं करना अयोध्या चाहिए। आई नहीं है,
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अवतारी पुरुष उनको बनाना चाह रहे हैं, ये अयोध्या में उनको हाँ, 10 सेकंड करना सर। चाह रहे हैं। अयोध्या कोई नहीं खत्म करना। ये तो कह रहे हैं खत्म है, नहीं है अयोध्या। अवतार लेने ये आरएनडी वाले तो कह रहे हैं नहीं है क्या अयोध्या। ये कह रहे हैं अयोध्या जैसी कोई चीज अवतार नहीं नहीं है। आया, अयोध्या कोई से अवतार कैसे के खत्म बारे में नहीं वो कह तो रहे हैं और वो इंडोर्स कर रहे हैं आलोक अवस्थी। देखिए बड़ी कांग्रेस माफी मांगे, आलोक इसी अवस्थी बात कह पर रहे हैं कहते कहा अयोध्या कि नहीं बायोलॉजिकल है और पूछिए प्रधानमंत्री कैसे जी कह रहे हैं मैं बायोलॉजिकल बायोलॉजिकली बताइए, शायद प्रधानमंत्री नहीं कब का आया है? हूँ। नहीं, और अयोध्या तारीख है भाई, नहीं, अयोध्या कहाँ नहीं है? ऐसा नहीं धन्यवाद धन्यवाद सर। नहीं सर, टाइम बिल्कुल नहीं सर। नमस्कार सर, डिबेट ओवर सर, डिबेट ओवर सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों इस कार्यक्रम को देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल शानदार होगा। नमस्कार।